हम उन्हें सड़कों पर देखते हैं, उनसे दुआएं भी लेते हैं, पर कभी सामने आने पर अपनी खिड़की कांच चला लेते हैं। मेरे जीवन में ये था कि मैं बॉडी से लड़का था, लेकिन आत्मा से लड़की थी। अपनी गुड़िया से खेलने की कोशिश करती है, अपनी फ्रेंड जो लड़कियां सहेलियां थी उनके साथ खेलती थी, तो मुझे रोका जाता था कि क्यों लड़कियों के साथ खेल रहे हो, क्यों तुम गुड़ियों के साथ खेलते हो। चलना होता है तो फिर छाती तान के एकदम मर्दों जैसे चलो, अगर बोलना है तो फिर कड़क आवाज़ में बोलो। और वहाँ पे भी हज़ारों की, मतलब कि 2-3 हज़ार लोग काम करते हैं, पर मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। आप संध्या जनता से, लोगों से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? हमसे क्यों भेदभाव किए यार। हमें क्यों किसी डॉक्टर के सामने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपने कपड़े खोल के बताने पड़ेंगे। तो कभी आपने भगवान को कभी कोसा नहीं कि भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? हम उन्हें सड़कों पर देखते हैं, उनसे दुआएं भी लेते हैं, पर कभी सामने आने पर अपनी खिड़की कांच चला लेते हैं। उनकी उस ताली के पीछे कभी हमने ये नहीं सोचा कितना बड़ा दर्द छुपा हुआ है। आज उसी दर्द को बयां करने और कुछ बातें करने हमारे साथ में है संध्या। संध्या इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई हैं, अपना एक एनजीओ रन कर रही हैं और स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं इंदौर शहर की। आई वुड लाइक टू वेलकम संध्या घावरी। तो वेलकम टू द क्यूरियस माइक विद आदित्य। हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी जर्नी से कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, द क्यूरियस माइक विद आदित्य में आपने मुझे इनवाइट किया और मेरे जीवन के पहलू के बारे में जानने की और लोगों को बताने की जिज्ञासा से आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। तो अब शुरू करते हैं हम आपकी जर्नी के ऊपर। मुझे आप शुरू से बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई। मैं आपके जीवन के उस पड़ाव पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे एक छोटे बच्चे थे, जहाँ से आपने अपने जीवन की शुरुआत करी और आपने अपने आप को पहचाना। अ, अगर जीवन की शुरुआत के बारे में मैं बताऊं तो मेरा जन्म एक लड़की की बॉडी में हुआ था, जी। जहाँ पे मेरा नाम संदीप था। ओके। ठीक है, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम संदीप रखा था, लेकिन संदीप जब जैसे जैसे बड़ा होता गया, जब मैं बड़ी होती गई तो मुझे लगा कि मतलब कि मुझे अ, अपने खेल खिलौने के लिए भी चॉइस करनी पड़ती है। वो समाज ने ऐसे डिवाइड करके रखा है ना कि लड़की होगी तो वो केवल गुड्डा गुड्डी और घर घर के घर घर खेलेगी। खेलेगी, और लड़का होगा तो वो बैट बॉल खेलेगा, साइकिल चलाएगा, दूसरी चीजें और करेगा। जी। ठीक है, तो मेरे जीवन में ये था कि मैं बॉडी से लड़का था, लेकिन आत्मा से लड़की थी। तो वहाँ पर जब मैं अपनी गुड़िया से खेलने की कोशिश करती या अपनी फ्रेंड जो लड़कियाँ सहेलियाँ थी उनके साथ खेलती थी, तो मुझे रोका जाता था कि क्यों लड़कियों के साथ खेल रहे हो, क्यों तुम गुड़ियों के साथ खेलते हो। और इसी असमंजस में मेरा मतलब कि मैं बड़ी होती गई। एक बार ऐसा दौर आया था कि मार्केट में हम जा रहे थे मम्मी पापा के साथ, और मुझे गुड़िया पसंद थी, पर वो मुझे गुड़िया नहीं दिलाना चाहते थे। उनका ये था कि मैं बैट बॉल या एक घोड़ा था, हम्म। वो बोले कि नहीं तुम गुड़िया से नहीं खेल सकते। तो मैं खूब रोई, मतलब कि जो जो बच्चा जिद करता है वैसे रोई, पर मुझे गुड़िया नहीं दिलाई तो नहीं दिलाई। और घर पे फिर ये सुनने को मिला कि इसने आज हमें बड़े बाजार में लचवा दिया, हंसी का पात्र बना दिया। तो एक जब छोटा बच्चा रहता है उसे नहीं पता होता है कि उसे किस दिशा दिशा में में जाना है। जाना चाहिए। मन चंचल होता है, नादान होता है, उसको नहीं पता है कि एक आदमी का क्या क्या ड्यूटी है, एक औरत की क्या ड्यूटी है। तो बचपन में यही था कि मुझे अपने खिलौनों को छुपाकर रखना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे लोग हँसते थे। मेरा भाई भी मेरे खिलौने तोड़ देता था, जो गुड्डा-गुड्डी में कपड़े से बना के खेलती थी। मैंने हाथ से खिलौने बना के खेले मिट्टी के, तो मुझे बहुत शौक था कुछ भी बनाने का। तो ऐसे जब मैं किशोर अवस्था में आई, जब मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो है, कि सब लोग मुझे टोकते हैं कि तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत चल, तू ऐसा मत बोल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ कमी मुझ में है। हम्म। शायद जब भी लोग मुझे क कमियाँ गिनाते हैं और मुझे रोकते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, लड़की के जैसे मत चलो, इस तरह की चीज़ें जब होने लगी, तो फिर मैं मन में अपने आप को फिर कि नहीं मुझे नहीं करना है, एक दायरे में कैद करने लगी। अगर चलना होता है तो फिर छाती तान के एकदम मर्दों जैसे चलो, अगर बोलना है तो फिर कड़क आवाज़ में बोलो।
तो वो चीज़ें फिर मैं सीख रही थी कि मुझे इस तरह से बोलना है, इस तरह से चलना है, इस तरह से अपना व्यवहार करना है कि मैं हँसी का पात्र ना बनूँ या मुझे पे कोई कमेंट ना करें। ऐसी चीज़ें होती थी। फिर क्या हुआ कि फिर कॉलेज हुआ मेरा, कॉलेज में जब मैं जाने लगी तो वहाँ पर भी उपहास का मैं पात्र बनी, लेडी, छक्का, गुड़, मीठा जो भी शब्द बोलते थे, वो लोग ताना मारने लगे हाँ, आपको उस तरह का, स्टूडेंट जो हमारे टीचर्स रहते थे, वो भी वो चीज़ें वो करते वर्ड थे। यूज करने लगे। हाँ, तो बहुत अच्छा नहीं लगता था, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मैंने ओह। सेकंड ईयर में ही ना कॉलेज छोड़ दिया। जब आप किशोर अवस्था में आई, बचपन से लेकर किशोर अवस्था में जब आई, तो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फील नहीं हुआ कि यार ये लड़के हैं, मैं भी एक लड़का हूँ, हाँ, तो मुझे ये फील क्यों हो रहा है कि यार मुझे लड़कियों की तरह रहना पसंद है? हाँ। आपने अपने आप में इस चीज को ऑब्जर्व किया? जी, बिल्कुल किया और इतना आपने कभी समझाने की कोशिश करी घर वालों को कि यार मुझे ये अच्छा लगता है, आप मेरी बात मानो? नहीं, उस समय का ये दौर था कि उस समय ना ही तो सोशल मीडिया था, ना ही किसी के पास एंड्रॉइड फ़ोन था। आजकल है सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, सोशल मीडिया है, गूगल पे सब कुछ सर्च हो जाता है। तो आज की जनरेशन ऐसा है कि उनको शुरू से एक छोटी अवस्था से ही पता चल जाता है कि ये करना है। बट उस दौर पे तो इन चीज़ों पे बात भी नहीं होती थी और खुद अंतर्द्वंद ही चलता रहता था और यही रहता कि अगर मैं किसी को बताऊँगी तो लोग मुझे ही गलत ठहराएँगे, मुझे सही करने का बोलेंगे। बोलेंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती थी। फिर जब मैं सेकंड ईयर में फ़ेल हो गई, तो फिर मेरे फ़ादर ने मुझे क्योंकि मिडल क्लास फ़ैमिली से थे, तो फिर मेरे फ़ादर ने बोला कि मैं अब पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकता, तो फिर मैं पेपर बाँटने लगी। देवास आई, देवास की बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम किया वर्कर का और हॉस्पिटल में काम किया वार्ड बॉय का, सड़कों पे झाड़ू लगाई है, नालियाँ साफ़ करी है ना? तो वहाँ पर भी मैं अपने आप को एक जो आदमी का रोल प्ले करने वाली वो चीज़ें मैं अपने आप को करती प्रूफ थी। करने में आप लगे प्रूव रहे कि करने कैसे मैं अपने आप को एक ये साबित कर दूं दुनिया को कि यार नहीं, मैं एक लड़का हूँ। हाँ, कि कहीं पे मेरी हँसी का मैं पात्र ना बन जाऊँ, वो हम्म। चीज़ें पर मन में तो वो चलता ही रहता था कि ये गलत है। मैंने जिम जॉइन किया कि मैं मस्कुलिन मेरी बॉडी हो जाए, तो कहीं न मैं हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी कि हे भगवान कैसे मर्दाना तक वो मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, ऐसे मस्कुलर मस्कुलर बन जाऊं हाँ, मैं थोड़ा हाँ, सा। ऐसा करके। पर इलाज शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। हम्म। फिर जब मैं इंदौर आई, इंदौर में मैंने कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट किया और वहाँ पे भी हज़ारों की मतलब कि 2-3 हज़ार लोग काम करते हैं, पर मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। बिकॉज़ क्योंकि मैं उनके सामने खुल ही नहीं पाती थी। मुझे ऐसा डर लगता था कि अगर मैंने इनसे खुल के बात करी तो कहीं न कहीं वही कि मैं हँसी का पात्र बनूँगी, यहाँ पर भी मुझे लोग चिढ़ाएँगे। तो वहाँ पे मैं लोगों को देखती थी कि सब लोग अपनी फ्रेंडशिप डे पे अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं अपने ग्रुप्स के साथ, बट मैं अकेली रह जाती थी। तो फिर ऐसा दौर आया कि मुझे एंड्रॉयड फिर मैंने फ़ोन लिया और अपने मोबाइल में ही सर्च किया मतलब कि जैसे पहले शुरुआत हो चुकी थी ये लेस्बियन की, तो वो चीज़ें मैंने सर्च करी। फिर कुछ ऐसी जगहों के नाम उस पे आए गूगल पे जहाँ पर हमारी कम्युनिटी के लोग आते हैं, मिलते हैं। जी। तो फिर मैं वहाँ जाना मैंने कर दिया। फिर वहाँ पे गई तो मुझे मेरे कुछ फ्रेंड मिले, उन्होंने एक एनजीओ का नाम बताया कि वहाँ पर अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया जाता है, उनके स्किल डेवलपमेंट के और हमारे जैसे बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मुझे नहीं पहले मैं समझती थी कि मेरे जैसी केवल मैं अकेली अकेले हूँ, हो। जो इस द्वंद से लड़ रही है। जब वहाँ पे और भी अपने जैसे लोगों को देखा तो थोड़ी हिम्मत आई कि एक नहीं अंदर से खुशी भी आपको मिली होगी कि यार मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। हाँ, मुझे बहुत खुशी मिली, जहाँ पर हम वहाँ पर वो चीज़ करते थे जो घर पे या समाज के सामने नहीं कर सकते थे। ड्रेस अप करना ड्रेसअप भी हम करते थे, मेकअप करना। मेकअप करना, एक-दूसरे को कुछ भी जैसे फेमिनाइन वर्ड्स बोलना, नाम जैसे संदीप था तो संध्या या मेरे फ्रेंड का कुछ भी नाम हो तो मैं उसके नाम से उसको प्रणाम बोल सकती थी। वहाँ पे कोई जज करने वाला नहीं नहीं था। था। तो वहाँ पे फिर मुझे अच्छा लगने लगा। फिर वहाँ अच्छा लगने लगा, फिर मैंने वहाँ के डायरेक्टर को ही बोला कि मुझे तो यहीं पे जॉब्स चाहिए। तो उन्होंने बोला अभी वैकेंसी नहीं है, जब जी। जब भी वैकेंसी होगी तो मैं तुमको बता दूँगा। ऐसा करके फिर मैं वहाँ पे जॉब करने लगी। फिर इसी दौरान मुझे मुंबई जाने का मौका मिला। जी। अनाम प्रेम करके एक फेस्ट होता है, अनाम प्रेम। अनाम प्रेम करके कम्युनिटी के लिए होता है।
तो वहाँ पर पूरे देश से अलग-अलग स्टेट्स के लोग आते हैं। मतलब अलग अलग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग अलग अलग स्टेट से वहाँ पे आते जी हैं हाँ। उस फेस्ट में। हाँ, हाँ, अपने अपने स्टेट को रिप्रेज़ेंट करने। ओके। ठीक है, तो फिर वहाँ पे मुझे जाने का मौका मिला। जब मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर साड़ी पहनी, मैं अपने घर वालों, मेरी मम्मी और मेरी भाभी से साड़ी माँग के लेके आई थी कि मुझे ना एक प्ले करना, उसमें लड़की का रोल मुझे मिला है। ये ऐसा आप झूठ बोल के आए झूठ थे? बोल के आए। ऐसा करके फिर मैंने मुंबई में पहली बार अपने आप को साड़ी-वाड़ी, ऐसे तो हम ड्रेसअप करते थे, पर आम लोगों के सामने सड़कों पे जब चली, निकली, हाँ। तो मुझे अच्छा लगा। फिर वहाँ पे फ़ोटोज़ भी खिंचाए और वहाँ पे देखा कि वहाँ के जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं, वो जॉब कर रहे हैं, हम्म। इंग्लिश बोल रहे हैं। तो मैं कहीं न कहीं मुझे वहाँ से होप मिली कि मुझे भी एक दिन ऐसा ही बनना है। और ये क्या उम्र रही होगी उस वक्त आपकी? ये उम्र रही होगी मेरी 23-24 23 साल। 24 साल की उम्र में। अच्छा, अभी तक जो आपका देवास से लेके मतलब आपके होम टाउन से लेके जो मुंबई आप गई, इस बीच में घर वालों को पता लगा था कि आप यहाँ से जा चुकी हैं अलग और आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुकी हैं, आप लोगों के बीच में कहीं मुंबई जा रही हैं इस चीज के लिए? नहीं, मैंने घर वालों को ये बताया था कि मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ और बेसिकली हमारा जो काम था हेल्थ के ऊपर काम था, जी। कम्युनिटी की हेल्थ के ऊपर, उनके हम्म। एचआईवी टेस्ट, उनके एसटीआई टेस्ट, उनको प्रिकॉशन देना, एआरटी पे रजिस्ट्रेशन करवाना, और कोई क्राइसिस हो जाते तो उनको आइडेंटिफाई करना, ये सारा काम था। तो मैंने घर पे ये बता के रखा था कि मैं इस कम्युनिटी के साथ करती हूँ, उनके बता के रखा था, पर मैंने अपना बारे में नहीं बताया था कि मैं अच्छा। खुद ऐसी हूँ। हाँ, मतलब आपने ये बताया था कि मैं कहीं पर जॉब कर रही हूँ और जॉब जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हो रहा है। हाँ, 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 ऐसा करके। तो कोई इश्यू नहीं था। फिर जब मैं मुंबई से आई और अपने फ़ोटोज़ जब घर वालों को बताए, मम्मी को, मेरी भाभी को, तो सब देखते बोले हाँ, अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। फिर पापा को जब वो फ़ोटो दिखाया, बोले, तो फिर मेरे पापा ने बोला कि बहुत ऊँचा नाम कर रहे हो तुम तो, मतलब कि एक रूड वे में उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा नाम कर रहे हो तुम तो घर वालों का। फिर एक दौर ऐसा आया कि जिस एनजीओ में मैं काम करती थी, वहाँ की जो कोविड आ चुका था, जी। 16 से 19 नहीं, अ, उस एनजीओ में ना प्रोजेक्ट जो था 3 साल का ही था, तो वो जी। खत्म हो गया था, तो मेरा जॉब छूट गया था। जॉब चला गया था। फिर जॉब चला गया था, तो अब मेरे यहाँ पे ऑफिस में तो आते थे कम्युनिटी के लोग, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग। तो मेरी एक सहेली थी, उसने बोला कि तेरा जॉब छूट गया है यहाँ से, तो तू मेरे साथ चल, अपन मतलब कि वो ट्रेन में पैसे मांगती थी, जी। ठीक है। तो बोले कि मैं यहाँ मेरे साथ चलेगी तो अपन 500,000 रुपये रोज का तू कमा लेगी कमा बैठे। लेंगे। तो मैं फिर उसके साथ गई ट्रेन मांगने। तो मुझे थोड़ा तो अच्छा लगा, थोड़ा ये भी लगा था कि अपन पढ़े लिखे और भीख में यहाँ इनके आगे हाथ फैला रहे हैं। फिर लोगों का नजरिया, कोई कुछ भी बोल देता था। किसी ने मुझे ये बोल दिया कि अच्छे खासे तो हो, कमा के क्यों नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? किसी ने साड़ी का पल्ला पकड़ के कुछ भी वल्गर बातें बोल दी। तो ये चीज़ें मेरे मन में चल ही रही थी। मैं ज़्यादा दिन तक वहाँ पे नहीं रुक पाई, क्योंकि 1 महीना ही बड़ी मुश्किल से निकाला होगा। और इसी बीच एक ट्रांसजेंडर्स का, क्योंकि हम चलती ट्रेन पकड़ते थे, चलती ट्रेन में से कूदते थे, क्योंकि नहीं तो फिर आरपीएफ वाले अगर हमें पकड़ लेते थे तो हमारा पूरा पैसा ले लेते थे, फाइन करते ओके। था, है ना? ऐसा इसलिए फिर हमको चलती ट्रेन में से कूदना पड़ता था, चलती ट्रेन में चलना और ये बहुत रिस्की है। रिस्की था। तो इसी दौरान एक कम्युनिटी की थी, उसका कूदी तो उसके दोनों पैर कट गए। ओ। तो अभी अगर आप देखो, अगर हमारे घर में भी कोई इंसान है जो कमाता धमाता नहीं है, तो उसको भी लोग, घर वाले भी ठीक से पूछते नहीं है। तो वो तो एक घराना था, गुरु का घर था, तो वहां तो क्या इज्जत रहेगी। तो मेरे मन में ये ख्याल सोचने को आया कि अभी तो अपन अच्छे खासे हैं, अभी अपन कमा सकते, कल अगर ये हादसा मेरे साथ हो गया तो मुझे तो भीख मांगनी ही पड़ेगी। पर हाँ। हाँ, ऐसा फिर मेरे मन में वो चीजें आती रही और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। फिर मैंने मेरे जो गुरु थी उनको बोल दिया कि मैं तो नहीं रहना चाहती, मेरे को तो घर वापस जाना है, इंदौर जाना है। फिर मैं वहां से आई, वापस मैंने अपने बाल कटाए छोटे छोटे लड़कों की तरह रहने लगी। फिर जॉब सर्च करी एक ऑफिस में, ऑफिस बॉय की, है ना। फिर फिर ये चीज हुई कि जो जिस ऑफिस में मैं काम करती थी, वहां पर अब आप कितना अपने आप को प्रिजर्व करके रखो, हाँ, चीजें आ ही जाती है है ना, बिल्कुल। आ ही जाती है। फिर एक मेरा एक इंट्रो आया था दैनिक भास्कर में, और ह्यूमन लाइब्रेरी आपने सुना होगा। ह्यूमन लाइब्रेरी। हाँ,
जहाँ पे खुद किताब बन के लोग हमसे सवाल सवाल करते करते हैं, हैं, चीजें बिल्कुल, हमसे जी। हमारी चीजें जानना चाहते हैं। तो उसका जब मैं पार्ट बनी तो वो मेरा पूरा एक फ्रंट पेज पे इंट्रो आया। जब वो इंट्रो आया तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने वो देखा, उनके बेटे ने देखा, तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो संदीप भैया है। जब मैं साड़ी पहन के इंट्रो लिया था मैंने, तो फिर जब नेक्स्ट डे जब मैं गई ऑफिस तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले कि तुम्हारे बारे में एक चीज पता चली है। मैंने बोला क्या पता चली है? मैं समझ तो गई थी कि हाँ, क्या कि पता पेपर चली। में आ गया है तो कहीं न कहीं सबके बीच में तो बात आ ही गई है। हाँ, ऐसा करके तो फिर उन्होंने बताया कि मत घबराओ, हम ऐसा कुछ नहीं, मतलब कि तुम्हारा जीवन है, तुम कैसे भी जियो। पर उन्होंने सपोर्ट किया कि सपोर्ट करा। हाँ, सपोर्ट करा, तुम रहो अच्छे से, मतलब कि और एक सिस्टम भी मुझे दे दिया कि मुझे डिजाइनिंग का शौक था, मैंने बताया था कि मैंने फोटोशॉप भी किया है पहले। ओह! तो ऐसा करके वो मुझे हेल्प करने लगे थे। और बस ऐसे करके फिर वहाँ पर मेरा कुछ कारण था, वहाँ पे मन नहीं लगा था। हुँ, फिर हुँ। वापस मैंने हमारे एनजीओ में वापस से प्रोजेक्ट आ गया और मुझे मंडला, सिवनी, बालाघाट 3 डिस्ट्रिक्ट का देखनी थी ओके। 1 साल तक। और वही यही काम था कि कम्युनिटी को रीच आउट करना, कम्युनिटी को किस चीज़ की नीड है, उनके हेल्थ इश्यू, पढ़ाई-लिखाई, इनके ऊपर हमको वर्क काम करना है। करना था। तो फिर वापस मैंने वो जॉइन किया, मैंने कोऑर्डिनेटर का काम किया। उसके बाद फिर कोविड आ गया, कोविड के कारण पूरे जो प्रोजेक्ट्स थे वो सारे बंद हो गए। बंद हो गए। इसी बीच स्वच्छ इंदौर के लोग मेरे पास आए। उससे पहले भी मैं स्वच्छ भारत से जुड़ना चाहती थी, तो कई बार मैं नगर निगम के ऑफिस गई कि हमें भी इस मुहिम के तहत जोड़ो आप, हम जोड़ो भी आप। करना कुछ हाँ, चाहते हैं। हाँ। तो जब तो कुछ उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। हुँ, फिर जब कोविड आया, कोविड के दौरान ये तो हुआ कि मैं ऊर्जा डेस्क में भी काम करने लगी थी। ऊर्जा डेस्क इंदौर पुलिस का एक इनिशिएटिव था, जहाँ पर महिलाओं के लिए एक डेस्क होता था, जहाँ पे महिलाओं की सुनवाई होती थी। उस डेस्क की मैं मेंबर बनी। फिर हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करने लगे, स्कूल, कॉलेज, बस्तियाँ जहाँ पे भी महिलाएं काम करती है, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरेसमेंट जो होता है, उसके लिए हम सेशंस लेने लगे, गुड टच बैड टच के सेशन लेने लगे। ओके। तो पुलिस में इंदौर पुलिस के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया, लोग हुँ, जानने लगे। फिर कोविड आ गया, कोविड में फिर जगह-जगह पे वैक्सीनेशन के कैंप लगाना, अपनी कम्युनिटी के लिए भी वैक्सीनेशन कैंप लगाना, उनको राशन दिलवाना, दिलवाना। है ना? पार्षद, एमएलए के पास जा-जाकर रिक्वेस्ट करना, महिलाओं के झुंड बना-बना के लेके जाना। तो ये काम आपने चलते कोविड के दौरान किया। हाँ, ये किया क्योंकि पहचान बन गई थी, थाने से खाना लेके तो आना। सबका भरोसा ही बन जाता है कि यार हाँ, हाँ, संध्या है तो अब ये काम हाँ। कर लेगी। सो मैं ऐसा था कि महिलाएँ मेरे पास आती थी कि हमको पार्षद के पास जाना है, हमें एमएलए के पास सांसद के पास जाना है, तो वो मुझे लीडर बना के लेके जाया करती थी। तो एक अच्छा-सा रिस्पॉन्स हो गया, ब बन गया था। उसी के दौरान स्वच्छ भारत के जो लोग हैं, उन्होंने मेरे काम को देखा और वो खुद ब खुद फिर मेरे घर पे आए। अच्छा। मेरे घर पे आए, उस समय मैं घर पे नहीं थी। मेरे मकान मालकिन ऊपर रहती थी, तो बोले कि वो मैडम को फ़ोन लगाइए और उनका हमको फ़ोटो चाहिए। हुँ, तो मेरी मकान मालिक और हम में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अच्छा, तो उन्होंने अलमारी में से कोई-सा भी पुराना वाला फ़ोटो निकाल के दे दिया। उनको दे दिया। फिर जब नेक्स्ट डे जब मुझे स्वच्छ इंदौर के ग्रुप में जब जोड़ा, ब्रांड एम्बेसडर वाले ग्रुप में, ओह! तो मेरे को तो उनकी क्या कैसे जोड़ लिया। फिर जिसने जोड़ा था उन मैडम को मैंने फ़ोन लगाया। बोले कि बधाई हो, आप स्वच्छ इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा अंदर से आ गई हाँ, होगी हाँ। कि यार मैंने लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया हो हाँ, अब। जिसके लिए मैं जाया करती थी वही चीज़ ऑटोमेटिक ही मेरे पास चल के आई, चल तो गई। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर इसी तरह से मैंने ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर का काम भी किया, जिसमें हम टीबी पेशेंट को दवाइयाँ देते थे, उनके घर जाके उनकी काउंसलिंग करना, फ़ॉलो अप करना, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मेरा रहा। और स्वच्छ भारत के जितने भी इंदौर के जितने भी इवेंट में थे, उसमें मेरा जाना हुआ करता था। और अभी मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर भी हूँ, साथ ही साथ निर्वाचन आयोग में भी मेंबर हूँ। और अभी हमारा एक मेरा कुनबा शेल्टर होम है, उसकी भी मैं मैनेजर हूँ। हाँ, आप मेरा कुनबा आपका एक शेल्टर होम है। जी। अच्छा, मैं आपसे एक बात करता हूँ, जैसे आपने मुझे बताया कि मैं जहाँ जाना चाहती थी, हाँ, वहाँ तक मैं पहुँच गई, हाँ, मैं जो सोचा था। हाँ। तो आप मानती हैं कहीं न कहीं इसके अंदर एक कुछ थॉट था भगवान का, या खुद से दिल से अपन ने सोचा था कि यार मुझे यहाँ जाना है और एक रास्ता अपने आप मिल गया? वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ के लिए अपन लगे रहते हैं, वो चीज़ सोचने में कि नहीं मेरे को वो चीज़ करनी है,
वो सोचते रहे कि कैसे भी करके, तो वो पॉजिटिव वे में अगर हम जाएंगे तो यूनिवर्स आपको देता है, देता है, थोड़ा टाइम लगेगा पर देता है। देगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि हमने जो मांगा है हमारी डेस्टिनी हमको वहां तक लेके जाएगी। लेके जाएगी। अभी आपसे जब मैं थोड़ा सा पहले अभी आपकी बात के पीछे जाऊंगा कि जब हम आपके घर की बात कर रहे थे कि कोई आपके दोस्त नहीं थे, तो जनरली हम अगर बात करें तो हमारा कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जिससे हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, अपनी हर बात बता सकते हैं। तो आपकी लाइफ में कभी आपको ऐसा दोस्त बचपन में नहीं मिला जब तक आप इंदौर आई या कम्युनिटी से जुड़ी उसके पहले? जब मैं 11th 10th तक में थी, जब मेरे ही मतलब कि पास में ही रहता था एक, मतलब वो सेम मेरे जैसा ही था। अच्छा। हाँ, सो हम लोग झांकियाँ देखने जाते थे, साथ में गेम खेलते थे। तो हम जब साथ में रहते थे ना, तो उसमें भी लोगों को ऑब्जेक्शन था कि दोनों एक जैसे हैं तो साथ में रहते हैं। अच्छा। इस तरह से उपहास बनाते हैं, सीता और गीता ऐसे करके। तो फिर मेरे को थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल लगने लगा, तो फिर मैंने लोगों के डर से उससे बात करना बंद कर बंद कर दिया। दी। आज मुझे रिग्रेट फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना, पर वो उस समय का वो दौर नहीं था जहाँ पे अपन समझ नहीं पाते। लोग समाज के डर से बहुत सारी ऐसी चीजें होती कि अच्छे लोगों को या उनको पता है कि गलत नहीं है, फिर भी समाज के कारण वो उन लोगों से पीछे हट जाते। अभी फिर बाद में जब आप अभी इस जगह पे हैं, अभी आपने कभी कांटेक्ट किया अपने उस दोस्त से कि वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं आज? जी नहीं हो पाया कांटेक्ट। नहीं कर पाई कांटेक्ट आप? नहीं नहीं मतलब आपके घर के थे, गांव के थे आपके, तो कहीं कभी मिलने का मौका? नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे फादर रेलवे में थे, ओके। तो ट्रांसफर होता रहता है। हम्म। अब वो पता नहीं कहाँ हूँ मैं, वो कहाँ होगा। और फिर आप आज अपने परिवार के संपर्क में हैं या नहीं जी हैं? बिल्कुल हूँ। हैं आप परिवार के जी संपर्क में, और आज आप आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज घर वाले बोलते हैं कि यार चलो ठीक है, जो था वो था, पर आज ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आज सपोर्ट करते हैं आपको या नहीं करते हैं? घर वाले सपोर्ट तो करते कि हाँ ठीक है, अच्छा है, एक्सेप्ट भी करते हैं। और फोन भी आते, मैं भी घर पे जाती हूँ। बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी बोल देते हैं ना, तो वो मन को लग जाती है। तो जाना कम हो जाता है फिर घर पे मैं 2 उस साल वजह से से? नहीं गई हूँ। 2 साल से आप घर नहीं गए हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि यार आज मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आई है, भाई की याद आ रही, तो कॉल कर लिया उनको? हाँ हाँ, कॉल पे बात तो होती है। भाई भी आपके कांटेक्ट में है अभी? भाई के अभी आज ही कॉल आया था, मम्मी और भाई का। सब ये अच्छी बात है कि आज आप फैमिली के साथ में हैं। हाँ। ठीक है। ये आपके बचपन की ऐसी कौन सा एक मोमेंट है जो आपको बहुत खूबसूरत पल, जो आप आज भी याद करते हैं तो आपको मुस्कुराना आ जाता है, और एक ऐसा मोमेंट जो आप कभी याद ना करना चाहें? देखिए, मुस्कुराने वाले पल तो हैं भी, और जो मुझे, कि मेरी जिंदगी में वो पल नहीं आए। एक बार जब मैं ना, अब गरबा इवेंट होते हैं, लोग जाते हैं गरबा एंजॉय करने। और जब मुझे भी लगा कि मुझे भी गरबा में जाना है, एंजॉय करना है नवरात्रि के लिए। तो जब मैं एक गरबा ऑर्गेनाइजेशन के जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा था वहाँ गई, तो पहले तो जो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जो बंदा बैठा था, उसने मुझे ऊपर से नीचे तक जज किया। ठीक है, स्कैन कर लिया पूरा ऐसे हाँ करके? हाँ, ऐसे करके। फिर वो बोलता है कि मुझे है ना अपने मैनेजर से पूछ के आना पड़ेगा। और फिर वो मैनेजर सामने ही खड़ा था। हाँ। वो उसके पास गया, उसने कुछ बोला उसको, और उसने आके बोले कि नहीं, आप ये यहाँ पे नहीं आ सकते। आपके लिए नहीं है। तो ये मुझे अभी भी वो है कि उस समय मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था कि मैं उसको जवाब दे सकूं। हाँ। आज मुझे अगर कोई बोले कि तुमको नहीं आ सकता है, तो आज जवाब रेडी है, आज मैं मुंह हाँ बंद करा सकती हूँ। हाँ, ऐसा है। तो ये एक दुखद पल था आपके लिए, दुखद पल। और एक खुशी वाला पल क्या था? बचपन के मेरा एक वो ये था कि है ना, थोड़ी सी अभी तो आवाज भारी हो गई है। जब मैं छोटी थी तो मेरी आवाज थोड़ी सी बहुत सिमिलर लड़कियों जैसी थी। पतली आवाज थी? हाँ, पतली आवाज थी। तो उसके लिए मुझे मेरी तारीफ हर कोई करता था। और जो अभी जो दांत दिख रहे ना आपको, हाँ। ऐसे ड्रैकुला जैसे तो उसके लिए भी मेरे को काफी कमेंट मिला था कि मौसमी चटर्जी जैसी स्माइल है। अच्छा। वो बहुत अच्छा लगता। हाँ, मतलब पतली आवाज थी तो फायदा वो ड्रीम गर्ल वाला हो गया था, हाँ जो फिल्म के अंदर होता है कि कॉल सेंटर में लड़की बन के बात करते हैं। हाँ, जब मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी ना, तो जब मैं उनसे बात करती थी ना, तो वो मैडम करके बोलते थे। हाँ हाँ जी मैडम। मैं फिर उनको बोलती थी कि मैं मैडम नहीं हूँ, ऐसा ऐसा हाँ। मेरा नाम संदीप संदीप करके। भाई। बोले कि आपकी आवाज तो लड़कियों जैसी है।
ऐसे करके आए हैं बहुत बार। तो ये आपको खुशी होती थी इस बात से कि आपको किसी ने लड़की समझा, किसी ने एक्सेप्ट किया, फोन पे किया कि चलो ठीक है, इसने बोला कि ये लड़की है, इसकी आवाज बड़ी अच्छी लग रही है? बट वो तो वहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग होता है ना, तो वहाँ पे अपन ये नहीं बोल नहीं, बट सकते। आपको अपने अंदर तो एक खुशी हाँ। फील हुई होगी कि यार चलो ठीक है, किसी ने तो मुझे ये एक्सेप्ट किया कि यार मैं लड़की हूँ, किसी ने माना हाँ और खुशी मिली कि यार बोला कि मेरी आवाज अच्छी है। हाँ हाँ। ठीक है, आपका पहला ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको याद आया कि मैं दूसरों से अलग हूं और आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं अलग हूं? देखिए ये जो है कि मैं दूसरे से अलग हूँ, ये तो मेरे जब किशोर अवस्था जब मेरी आई, उस 17-18 साल की उम्र हो गई है? 17-18 साल में ही पता चल लगने लगा था, क्योंकि मेरी मेरे हाव भाव को, फेमिनाइन चीजों को देख के लोग कमेंट करते थे, और कहीं ना कहीं मेरे को भी ऐसा लगता था कि कुछ तो है। मैं जब अपने हाथों में मेहंदी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था, डांस करने का भी बहुत शौक था, तो ये तो, और मैं जब छुप के कपड़े पहनती थी, जैसे लिपस्टिक लगाना, काजल वाजल लगाना, अपने आप को आईने में देखना, दुपट्टा डाल के कि कैसे लग रही हूँ, तो ये तो था कि मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहे हैं। लेकिन जब मुझे जगह मिली जहाँ पे मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करना मिला, मुझे वो जो एनजीओ का जो ऑफिस था, जहाँ पे मुझे जो करना चाह रही थी, जो मेरी अंदर की फीलिंग दबी हुई थी, वो फिर वहां से ज्यादा, क्योंकि पहले तो हम एक तो भ्रांति है समाज में ट्रांसजेंडर्स के लिए लेके, कि ट्रांसजेंडर्स तो जन्म से ही ऐसे पैदा होते हैं, हाँ, जिनके जननांग विकसित नहीं होते है ना। ये बिल्कुल। चीज तो मेरे मन में भी डाउट था। जब मैं कम्युनिटी के अंदर आ गई, फिर जब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है, ये सारा जो है फीलिंग्स के ऊपर है। मतलब ये आपको वहां जाके पता लगा, तब तक आप ये सोचती थी हाँ कि मैं तो अलग हूँ, हाँ बट आपके मन में भी एक ये थॉट था कहीं ना कहीं कि इनके कुछ शारीरिक अलग है, इनका शरीर कुछ अलग है हम लोगों से। हाँ हाँ हाँ। मेरा यही था कि मैं, भगवान ने मुझे अगर लड़का ही बनाया है, तो फिर मेरे जो मन है वो क्यों लड़की बनने, लड़कियों की जैसे वो करता है, क्यों मुझे मेकअप करना पसंद है, क्यों मुझे लड़के अट्रैक्ट करते हैं। तो कभी आपने भगवान को कभी कोसा नहीं कि भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोसा तो नहीं, प्रार्थना बहुत की थी कि मुझे अगर मर्द बना दो। अब ठीक कर दो मुझे, आप जैसा हाँ कर हाँ, सकते ऐसे हैं। ठीक कर दो। बट उसके बाद जो भगवान ने दिया वो शायद कुछ और आपसे करवाना चाहते थे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने दुनिया में अपनी शर्तें रखना और अपने विचारों को लोगों के सामने रखना कैसे स्टार्ट किया मानसिक रूप से? देखिए जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है कि लोग खुद अपने आप से ही डरते हैं। जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया कि मैं ऐसी हूं तो हूं, तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। पहले आपको अपने आप में ये फील करना पड़ेगा कि मैं जैसी हूँ बेस्ट हूँ। हाँ अब आप लोगों को बोलो कि मैं ऐसी ही हूँ, उनके सामने खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ। उनको अगर आपसे बात करनी होगी तो आपसे बैठ के बातें करेंगे, नहीं होगी तो वो अगर बात नहीं करनी होगी तो वो चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी यही चीज है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना। लोग बाद में एक्सेप्ट करेंगे, पहले अपन एक्सेप्ट करो। लोग जनरली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कुछ अलग अलग नामों से बुलाते हैं, हाँ, ठीक है? हाँ। तो ये चीज आपको आज भी चुभती है? और आज भी ऐसा होता है आपके साथ में कि आप कहीं से जा रहे हैं और लोग आपको कुछ ताना मारते हैं? कई बार होता है कि हम क्रॉस हुए और पीछे से किसी ने कुछ बोला हमें। जी बिल्कुल होता है ऐसा। होता है अभी भी? हाँ बिल्कुल होता है। और ये चीज चुभती है? हाँ, पहले तो चुभती थी। अभी ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर या किन्नर को किन्नर नहीं बोलेंगे तो फिर क्या बोलेंगे? ये एक्सेप्टेंस है। वो है। बट जो गलत शब्द है जैसे मीठा, छक्का, वो वो शब्द ज्यादा चुभते हैं। अगर ट्रांसजेंडर या किन्नर बोलेंगे तो वो नहीं चुभेगा। बाकी जो मीठा, छक्का, गुड़ बोलेंगे तो वो चुभेंगे, वो गाली है। वो गाली है। बाहर लोग आपके पैर छूकर आपको भगवान की तरह पूछते हैं, पर वहीं पे दूसरी ओर आपको किराए पे घर देने में और साथ में बैठाने में नाटक करते हैं। हाँ ये है, क्योंकि फ्रेम ही इस तरह से किया है ना समाज ने। जब कोई ट्रांसजेंडर जब आपके घर पे आते हैं बधाई या त्योहार पे मांगने, तो पूरा फैमिली उसको पैर छूता है, इनकी दुआएं लेनी चाहिए ऐसा करके। तो जो अगर आपके घर पे भी आते हैं ट्रांसजेंडर, तो आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि इनकी दुआ लेनी चाहिए, इनके आशीर्वाद। जो धारणाएं बनाई है वो एक तो है, और ये है कि लोग उस पर फिर ये भी बोल देते हैं, उन बच्चों को ये भी सिखाया जाता है कि ये अलग है, इनके से ज्यादा बात मत करो।
तो इस कारण से वो जो धारणाएं चली आ रही हैं। आ रही है, उस वजह से लोग डरते हैं और चीजें जेंडर और सेक्स सेक्सुअलिटी के ऊपर बात नहीं होती है। लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स क्या होते हैं। बात की है कभी घर पे आप बात करोगे ट्रांसजेंडर के मुद्दे पे तो बिल्कुल बात होगी ही नहीं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, Awareness जानकारी नहीं नहीं है। अगर शुरू से ही अगर बताया जाए कि ऐसा ऐसा होता है तो एक्सेप्टेंस आएगा, और धीरे धीरे करके अभी आ रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन का इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर एक इंसान एजुकेटेड है तो शायद उस चीज को समझ पाएगा, पर जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ, तो मेरे घर में मेरे दादा थे या पिताजी थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी सोच और आज मेरी सोच में एक डिफरेंस है, और आज आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये वाला। देखिए एजुकेशन को तो मैं इतना नहीं मानती, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं या कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं, उनके फादर या मम्मी डॉक्टर भी हैं, लेकिन वो अपने ट्रांसजेंडर बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये तो सोचने के ऊपर। अब मेरे मम्मी है, जो मेरे पापा है, पापा तो अभी नहीं है, मम्मी है, बाकी जो और भी परिवार है वो पूरे गांव के, लेकिन वो समझ रहे हैं मुझे, बातें होती हैं। तो एजुकेशन का मैं नहीं मानूंगी उसमें कि एक एजुकेटेड इंसान भी कभी कभी ऐसी बातें करता है कि वो सीधे चुप जाती है या एक्सेप्ट नहीं करता है। नहीं करते। थोड़ा होता है। बस अवेयरनेस की कमी है, बातें नहीं होती है ना उन मुद्दों पे। मतलब बातें करना जरूरी है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है, ताकि बातें और क्लियर हो पाए। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों में किन्नर समाज को एक बहुत बड़ा और औहदा दिया गया है जी। बट हम उसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद भी आज चीजों को वैसे नहीं ले रहे हैं, हम चीजें अपने हिसाब से बदल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए अगर मैं धार्मिक ग्रंथों की बात कहूँ, पौराणिक किताबों की बात, कथाओं की बात करूँ, तो वहां पे अगर आप महाभारत में देखेंगे तो शिखंडी हुए थे, जिन्होंने युद्ध भी लड़ा था। भृन्नला हुए, जो अर्जुन ने अज्ञातवास में भृन्नला का रूप धारण किया था, है ना। और तो हम अगर हम रामायण की बात करें तो वहां पर आशीर्वाद और वो चीजें बताई गई थी किन्नर समाज के लिए। तो जो हमारा अगर कथाओं की बात करें तो वहां पर जो जेंडर आइडेंटिटी थी वहां उन्होंने एक्सेप्ट किया है ना। अर्धनारीश्वर की हम बात करें तो वहां पे स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जाओं का वर्णन किया गया, वहां पे एक्सेप्ट किया है। लेकिन जैसे ही जैसे हम जब आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में आते हैं, तो ब्रिटिश काल में 1871 में एक एक्ट बनाया गया था, है ना। वो भी कम्युनिटी के वर्चस्व को देखते हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग राजा महाराजाओं के मंत्री हैं, पावरफुल हैं, अपनी बातों पे अड़े रहते हैं। तो एक एक्ट बना था, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, 18 एक्ट। ओके। उस एक्ट के तहत हमको अपराधी घोषित कर दिया गया था। ठीक है। उस एक्ट के बाद से फिर हमारा बहिष्कार होने लगा समाज में और हमको अपराधी मान लिया गया था, इसलिए लोग हमसे दूर होते गए। मतलब ये बोल सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो समाज में तो दो टुकड़ों में बांटे ही बांटा, यहाँ पर भी उन्होंने टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया था कि कम्युनिटी स्ट्रांग है तो इनको भी एक अलग करके कैसे भी यहाँ से हटाया जाए। देखिए ना, अगर शिखंडी की बात करें, वो योद्धा था, एक राजा का बेटा था, उसने अपने बेटे को एक्सेप्ट किया। आज कोई ट्रांसजेंडर किसी फैमिली में कोई बच्चा ट्रांसजेंडर हुआ तो सबसे पहले उसके घर वाले उसको बाहर निकालेंगे। आपने अगर महाभारत देखी हुई तो कभी भी उसका किसी भी योद्धा ने उपहास नहीं किया ना। बट आज की दशा कुछ और ही है। आज आप मेरे सामने बैठकर बहुत पॉजिटिव लग रही हैं, मुझे भी आपसे बात करके काफी अच्छा लग रहा है। और ये जब आप ये पॉजिटिविटी कैसे आती है, कहाँ से आप इतनी पॉजिटिविटी लेके आ रही हैं? देखिए पॉजिटिविटी तो है ना, एक तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया, जब मैं मुंबई गई और मैंने देखा कि मुझे भी ऐसा करना है, और जब अभी के जो बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैडम हमको आपके जैसे बनना है, तो वो एक पॉजिटिविटी। दूसरी बात ये है कि जो मैंने सहा है, जो आज की अभी की जनरेशन ना सहे, उनके लिए मैं बेहतर से बेहतर क्या कर सकूं, ये पॉजिटिविटी मेरे को उन लोगों से आती है। साथ ही साथ अपने दोस्तों से आती है। भले मेरी फैमिली से मैं दूर हूँ, लेकिन सबसे जो मुझे इनकरेज करने वाले जो है मेरे दोस्त लोग हैं, तो वहां से मुझे पॉजिटिविटी आती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा फिर और पीछे जाऊंगा। जब आपने मुझे बताया कि आप ट्रेन में जब मांगने के लिए गई
हाँ। उस वक्त पे आपकी एक फ्रेंड आपके साथ में थी और आपने वहाँ पे गुरु का वर्णन किया कि गुरु थे मेरे। हाँ। तो आपने उस कम्युनिटी में जब ज्वाइन किया तो वहाँ का क्या हायरार्की होता है? हायरार्की यही होता है कि वो एक प्रथा, एक कल्चर है, ठीक है? वहाँ पर अगर मुझे वो चीज़ें जॉइन करनी है, डेरा या घराना जॉइन करना है, तो तो डेरा और घराना इसको बोला जाता हाँ, है। डेरा, घराना अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जी ठीक जी। है? जैसे किन्नर, अरावली, जोगप्पा, जोगती, ये साउथ में, महाराष्ट्र में अरावली, ऐसे करके अलग-अलग स्टेट या क्षेत्र के हिसाब से उसको अलग-अलग नाम दिया गया है। तो उसमें ये रहता है कि हमको अगर किसी घराने में जाना है तो मुझे चेला होना पड़ेगा, मेरे गुरु रहेंगे, मेरे गुरु के गुरु मेरे दाद गुरु रहेंगे, मेरे गुरु के गुरु मेरे परदाद गुरु रहेंगे, साथ ही अगर मेरे गुरु का और कोई चेला रहा तो वो मेरा गुरु भाई रहेगा। तो इस ओके। तरह से हायरार्की होती है और आपस में ही रिश्ते में रहते हैं, कोई नाना गुरु, कोई गुरु भाई, कोई गुरु भाभी, ऐसे करके आपस में ही हम रिश्तों में बंधे रहते। जब भी कोई आपके यहाँ मांगने आता है तो सब इंडिविजुअल अपना काम करते हैं वहां पे, या जो भी लिया जाता है उसको एक जगह इकट्ठा करके फिर डिवाइड होता है? देखिए वो इंडिविजुअली तो नहीं होता है, ग्रुप के साथ रहते हैं तो पहले जो मांगते इकट्ठा करते, फिर घर पे ले जाते हैं, गुरु माँ को बताते हैं, जो गुरु हैं उनको बताते हैं और उसके बाद फिर डिवाइडेशन होता है या किसी खर्चे में या जो भी है फिर वो होता है। मतलब इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हमारे घर में एक पिता हैं, हम अगर कुछ कमा रहे हैं, हम घर में, मेरा भाई है, बहन है, मैं हूँ, हम कमा रहे हैं, हमने जाके उनको दिया, हाँ। अब हमारा जो पूरा करता धरता है वही है। हाँ। अगर हम बीमार हो रहे हैं तो हमें वही इलाज कराएंगे, जी। हमारे खाने का भी वही करेंगे, बट हम अपना काम करके अपने पिता के सामने रख रहे हैं। हाँ। सेम चीज वहां पे गुरु माँ के साथ में होती जी है, बिल्कुल। यही चीज होती है। ठीक है मैम, गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर और शीमेल, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए गे और लेस्बियन एक ओरिएंटेशन होता है, आकर्षण होता है। एक लड़का जब एक लड़के के लिए अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए आकर्षित होता है, तो लड़का एक लड़के के लिए आकर्षित हो रहा है तो वो गे है। उसी तरह से एक लड़की के लिए जब आकर्षित होती है तो वो लेस्बियन है। और ट्रांसजेंडर्स जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं ये अम्ब्रेला है ना। ट्रांसजेंडर्स वर्ड के अम्ब्रेला अम्ब्रेला है जिसमें काफी बहुत सारे सारी लोग हैं। आइडेंटिटीज हैं ना। तो जब ट्रांसजेंडर को हम देखा जाए, परिभाषित किया जाए तो उसमें यही होता है कि जो जन्म के समय डॉक्टर या समाज के लोग जो लिंग देख के बताते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, उसके विपरीत जब व्यक्ति अपने आप को महसूस करता है वो ट्रांसजेंडर होते हैं। उसमें ट्रांसजेंडर में ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, इंटरसेक्स वेरिएशन, सोशल कल्चर के लोग जैसे जोगता, जोगप्पा, किन्नर, हिजड़ा कल्चर के लोग आते हैं, ठीक है। मतलब एक अगर एक मेल पैदा हुआ है और उसके अंदर वो फीमेल की तरह अपने आप को फील करता है, हाँ। तो वो ट्रांस वुमेन हो गया। यस। सेम ट्रांस मैन हो गया। हाँ। बट आपने मुझे एक और चीज बताई उसके अंदर, इंटरसेक्स। तो ये इंटरसेक्स और ये चीजें क्या होती है? इंटरसेक्स जब बच्चा पैदा होता है और डॉक्टर या समाज के लोग उसके जन्नांगों को देखकर पता नहीं कर पाते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, ओके। वो इंटरसेक्स वेरिएशन के बच्चे होते हैं। कभी कभी ये होता है कि अंदर से तो, बाहर से तो वो जो बच्चा है वो लगेगा कि उसको मेल या फीमेल का टैग दे दिया जाता है। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा, न्यूज में सुना होगा कि एक पुरुष है लेकिन उसके अंदर से बच्चेदानी भी निकली। हाँ, है ना, ऐसा हाँ, काफी न्यूज़ सारी में देखा, न्यूज़ बिल्कुल, आती हैं। बिल्कुल। तो इंटरसेक्स वेरिएशन, इसको हम इंटरसेक्स वेरिएशन कहते हैं। इसमें काफी तरह के वेरिएशन आते हैं। मतलब हो सकता है कि उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, हाँ। वो एक मेल और एक फीमेल की तरह दोनों भी हो हाँ। सकती हैं उसके अंदर, हाँ। और ना भी हो सकती हैं, हाँ। अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कोई फीमेल है जी। बायोलॉजिकल पूरा वो बाहर से फीमेल दिखती है जी। लेकिन उसको प्रेड्स नहीं आते हैं, ओके। है ना, ओवरी नहीं होती किसी में, हाँ। तो वो इंटरसेक्स वेरिएशन के होते हैं। सो इंटरसेक्स वेरिएशन के जब जब हमको दिख जाता है कि जब मतलब कि समाज को या डॉक्टर को कि उसके जन्नांग में विकृतपन या कभी कभी दो चीजें भी दिख जाती है तो उसको ओके। जन्मजात ट्रांसजेंडर मान लिया जाता है और उन बच्चों को डेरा या घरानों में दे दिया जाता होता है, सुनते हो, आए हो। हाँ हाँ हाँ। तो
किसी का जननांग देखकर हम उसकी आइडेंटिटी, उसके जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है वो बच्चा बड़ा होके अपने आप को लड़का में सब माने या अपने आप को एक्सिस लड़की माने। तो और आजकल ऐसा भी होता है कि साइंस बहुत डेवलप हो चुका है। इंटरसेक्स वेरिएशन का जब बच्चा पैदा हुआ और हमारे समाज की धारणा है कि हमको तो लड़का ही चाहिए, और वो बच्चा छोटा सा, उसकी कोई फीलिंग नहीं समझी, उसकी सूझबूझ कुछ भी वो जानता नहीं है, और डॉक्टर से ऑपरेशन करवा के उसको लड़का बनवा देते बना हैं, दिया। है ना। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। आपने दूसरा वर्ड लिया था एक फीमेल। फीमेल जी। फीमेल एक ना, अगर ट्रांस वुमेन को देखे तो एक अपमानजनक शब्द है, क्योंकि ये पोर्न इंडस्ट्रीज से लिया गया वर्ड है। ऐसे फीमेल मतलब कि ऐसा पर्सन होता है जो अगर ऊपर से देखा जाए तो पूरा फीमेल फीमेल है फीमेल जी। दिखेगा, लेकिन जब वो अंदर से उसके जनांगों को देखा जाए तो एक मेल की तरह, जो कि पोर्न इंडस्ट्री में काफी सारे ये लोग उसको मतलब use ये करते हैं। भी हो सकता है, बायोलॉजिकली पॉसिबल है ये कि कोई इंसान ऐसा पैदा हो रहा है, मतलब बड़ा होने के बाद ऐसा हो रहा है। बड़ा होने के बाद नहीं, मतलब कि देखिए अपने आप को कोई किस तरह से दर्शाना चाहता जी। है ना। किसी को पसंद होता है कि वो अम, किसी को लड़का है लेकिन उसको नोज पिन भी पहनना पसंद होती है ना। तो ऐसा ही होता है कि उसको अपने एक लड़का रहता है, उसको एक अपने ऊपर से अपने आप को फीमेल दिखना पसंद करता है, तो वो पूरे हार्मोन्स थेरेपी लेके ब्रेस्ट इम्प्लांट करके ऊपर से तो लड़के जैसा लड़की जैसा बन जाता है, लेकिन उसकी जो जेनेटिकल पार्ट है, सेक्स ऑर्गन है, वो एक मेल की तरह होते हैं। ओके, तो ये बेसिकली फीमेल की डेफिनेशन हो गई। हाँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। एक मेरा अगला सवाल, आप संध्या जनता से, लोगों से क्या अपेक्षाएं रखती हैं? लोगों से, समाज से मेरी ये अपेक्षा है कि किसी को जज ना करे। अगर आप किसी को उठा नहीं सकते हैं तो गिराने का भी प्रयास ना करें, क्योंकि सबका हक है। हक है। अगर वही है कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको धकेलने की कोशिश ना करें। उसको उस बंदे को उसकी पसंद, उसे क्या पहनना पसंद है, किसके साथ उसको रिलेशनशिप रखना पसंद है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप कैसे जी रहे हैं उससे उस व्यक्ति को भी कोई लेना देना नहीं। मतलब तो मेरा बस यही अपील है कि जो जैसा है जियो और जीने दो। मतलब हर किसी को एक हक है अपनी सूझबूझ, दिमाग, अपने तरीके से जीवन जीने का। हाँ। उसके ऊपर थोपा ना जाए कि वो क्या करे और कैसे करे। जी। ठीक। तो ये जो आपने मुझे बताया कि जो ट्रांस वुमेन है हाँ। और जो ट्रांस मैन है, हाँ। क्या इन लोगों के अंदर बीच में शादी वाले संबंध बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। एक दूसरे को पसंद होना चाहिए, ओके। है ना। एक ट्रांस मैन एक ट्रांस वुमेन से भी शादी कर सकता है, लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। एक ट्रांस वुमेन एक सिस लड़की के साथ भी रह सकती है, और एक ट्रांस मैन एक सिस लड़की के साथ भी रिलेशनशिप में रह सकता है। है। इसके लिए कम्युनिटी का कोई बैरियर है? आपकी कम्युनिटी में कोई बैरियर है कि नहीं, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है? बिल्कुल नहीं। या गवर्नमेंट ने कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि आप शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जैसे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो अभी लॉ वाला नहीं बनाए कि कानूनी उस पे को मान्यता दे। जी, जी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और पारंपरिक तौर से शादी कर भी लेते हैं, लेकिन कानूनी उनको वो नहीं मिला है, ठप्पा नहीं मिला। कानूनी हक नहीं मिला है अभी। जी। ओके। एक चीज मुझे आप और बताइए, हमने कभी ट्रांसजेंडर्स की शव यात्रा, जनाजा नहीं देखा। तो ऐसी बहुत सारी मैंने कहीं बातें सुनी हैं, कहीं देखा है कि रात में लेके जाते हैं या कुछ और तरीका है। तो क्या ये सच बात है या ऐसा कुछ नहीं होता है? जब मैं इस तरह के शॉर्ट वीडियो या यूट्यूब पे कुछ देखती हूँ ना, तो मेरा वो हो जाता है कि समाज में कितनी भ्रांतियां हैं। जी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल जो सिस इंसान है उन्हीं की तरह से उनकी शव यात्रा निकाल ली जाती है, ना ही उनको कोई चप्पल जूतों से नहीं मारा जाता है। हाँ, मैंने ये सुना था कि रात को चप्पलों से मारते हैं। मैंने तो अभी तक नहीं देखा कि किसी कोई ट्रांस वुमेन मरी है उसको चप्पल जूतों से मारा जा रहा है या ऐसा रात में निकाला है। बिल्कुल अगर वो हिंदू धर्म से होंगे तो उनकी बकायदा शव यात्रा निकलेगी। अगर वो मुस्लिम धर्म होंगे तो उनको मानते होंगे तो उनको दफनाया जाता है। ये सारी भ्रांतियां हैं, और ये भ्रांतियां पता नहीं कब दूर होंगी। और जो हमारे कल्चर में होता है कि किसी के मरने के बाद में कुछ क्रियाक्रम होते हैं,
तो वो जो क्रियाक्रम और जो उनका फ्यूनरल है या मिट्टी जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम संप्रदाय में, ये चीजें कम्युनिटी के लोग करते हैं या फैमिली को बता दिया जाता है? अगर बहुत सारे देखिए यहाँ पे ये होता है ना कि बहुत सारे जो कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको घर वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो जो उनके गुरु हैं, दाद गुरु हैं, गुरु भाई हैं, वही उनका जो मतलब कम्युनिटी में ये होते हाँ हैं। हाँ वही करते कभी ऐसा देखने में नहीं आया मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है, मतलब आज तक मैंने कभी ये चीज नहीं देखी। हाँ, कुछ चीजें पर्दे में रखी जाती है जो समाज के सामने नहीं नहीं बताते, ये बताते शायद एक टैबू क्रिएट करने के कारण। एक ट्रांसजेंडर विमेन मैन, जैसे मैंने शादी वाली बात करी, बीइंग एन ट्रांस विमेन, आपके मन में ये फीलिंग भी आती हो कि मेरी एक बच्चा हो या मैं माँ बनूं, तो ये प्रोसेस, ये क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल अगर कोई कपल है या क्योंकि इंडिविजुअल ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है। नहीं अगर है। कोई कपल है तो वो हाँ। गोद ले सकते हैं, सरोगेसी से भी पेरेंट्स बन सकते हैं, हाँ। आईवीएफ की टेक्निक से भी पेरेंट्स मेडिकली पॉसिबल है ये चीजें? हाँ हाँ ओके। और इसमें भी गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता? हाँ, अगर कपल है, पहले तो वही जब बच्चा गोद लिया जाता है तो जैसे मेल फीमेल के जो कपल रहते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ती है, वो यहाँ पर भी होती है, पर सिंगल पेरेंट्स को नहीं दिया जाता। ओके। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ ये क्या है जिस पे आप अभी काम कर रहे हैं? पहले आप मुझे इस बिल के बारे में बताइए, और फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट की भी बात चल रही है, जी, तो वो क्या है? देखिए 2014 में नालसा जजमेंट आया था। तो इस जजमेंट ये था कि हम स्वयं से हमारी आइडेंटिटी की पहचान करेंगे। अगर अपने आप को ट्रांस वुमेन मानती हूँ या ट्रांसजेंडर मानती हूँ, तो मैं मानती हूँ इसके लिए मुझे किसी भी तरह का कोई मेडिकल जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये था, और उस वर्डिक्ट में ये भी आया था कि मेल फीमेल के बाद ये थर्ड जेंडर का ऑप्शन आया था 2014 में नालसा जजमेंट। फिर 2019 में हमारा ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसमें यहाँ पे परिभाषित ट्रांसजेंडर्स की परिभाषा बताई गई कि ट्रांसजेंडर्स कौन होते हैं। उस परिभाषा में ये बताया गया था कि जन्म के समय जो लिंग दिया गया है उसके विपरीत कोई बंदा सोचता या सोचती है तो वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। जिसमें आते हैं ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स वेरिएशन के लोग, क्या जो कल्चर के जो प्रथाओं के सोशल कल्चर जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरावनी, ये सभी उस दायरे में आते हैं, ठीक है। ये एक्ट आया था, इस एक्ट के लिए हमसे जो भेदभाव नहीं किए जाएंगे उसके लिए प्रावधान बने थे। हमें एजुकेशन, जॉब, उसके लिए भी सारे ये प्रावधान उस एक्ट में 2019 में बने थे। अब जो वर्डिक्ट आया है जिसमें संशोधन हुआ है कि अगर सेल्फ आइडेंटिटी का जो डिक्लेरेशन था उसको वहां से हटा दिया गया, उसमें अब ये जोड़ दिया गया है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर अपने आप को कहलाना या बात बोलता है तो उसका एक मेडिकल बोर्ड होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसकी जांच करेगा, 5 प्रक्रियाओं में उसकी जांचें होगी। अगर वो ऐसा उसको जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का था वो हटा के उसको मेडिकली करना पड़ेगा पहले प्रूव, हाँ और सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, तभी वो चीज हो सकती है। ये हो सकती है। सो हमारे यहाँ पे ये कहना है कि एक आदमी को और एक औरत को, एक आदमी अपने आप को आदमी बोल रहा है, एक औरत अपने आप को औरत बोल रही है, तो लोग मान लेते हैं जी, क्योंकि उसके लिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती जी। तो हमें क्यों भेदभाव, हमसे क्यों भेदभाव किया जा रहा, हमें क्यों किसी डॉक्टर के सामने या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अपने कपड़े खोल के बताने पड़ेंगे। एक ये है, साथ ही साथ इसमें ये भी है कि जो अगर जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप ही हो, अगर आप मेरी हेल्प कर रहे हो मेरी आइडेंटिटी के लिए, जी, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, जी, तो उसमें आप भी दोषी रहेंगे। जैसे कोई फ्रेंड हो गया, एनजीओज हो गए, या मेरे घर आना के मेरे गुरु भाई, अगर ये लोग भी मेरी हेल्प करेंगे आइडेंटिटी के लिए, तो उनको भी 5 साल से आजीवन कारावास का सजा का प्रावधान है, और ये है कि उसमें 5 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। और उसमें ये साफ ये भी बताया गया कि जो सोशल कल्चर में है, जैसे मैंने बताया हिजड़ा, किन्नर, अरावनी, जितने भी सोशल जो कल्चर हैं, जो
घराने हैं जी जी उन लोगों को ही ट्रांसजेंडर्स माना जाएगा जो उससे बिलोंग करते होंगे, मतलब कि मतलब इंडिविजुअली आप काम नहीं कर सकते, आपको घराना ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, ये उसमें ये वर्ड ये है। ओके। सो ये हमारा कानून का वापस से हमको जो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट है जी उसमें लेके जा रहा है हमको वापस से। यहाँ पे हमको प्रोग्रेसिव बनना चाहिए, हम जी हमारे लिए काम करना चाहिए था, हमारी एजुकेशन के लिए, ठीक जी है, हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए, हमारे जॉब्स के लिए। हमको कोई घर नहीं देता रेंट पे, हाँ। हमें हाउस जो आवासीय योजनाओं से जोड़ना चाहिए था, हमारे उत्थान के लिए काम करना चाहिए था। पर ये तो हमको वापस वही प्रथा पीछे ले जाया जा रहा है। पीछे ले जा रहा है। तो ये यहाँ पे तो हमारा पतन हो रहा है ना, विकास कहाँ से हो रहा है। इसलिए जो क्लोजेस आए हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात ये है कि आज सदन में बिल पास हो गया है। ये बिल पास हो चुका है। ये बिल पास हो चुका है, अब राज्यसभा में ये बिल जाने वाला है। तो उसके लिए भी हमारी कम्युनिटी के देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, हमें वापस से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैम आप मुझे तपिश फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए, और इसी में एक आपका इनिशिएटिव है मेरा कुनबा, इन दोनों चीजों को आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। तपिश फाउंडेशन एक संस्था है जो कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे जो मेंबर हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं। और तपिश फाउंडेशन का गठित करने का मकसद यही था कि हमारी कम्युनिटी को डिग्निटी मिले, एम्पावरमेंट मिले, एजुकेशन मिले और समाज में समानता आए। समानता है। ठीक है। तो तपिश फाउंडेशन 2022 में रजिस्टर्ड संस्था है। और अभी जो मेरा कुनबा एक शेल्टर होम है, मध्य प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर होम है। ओके। जब हमने देखा कि मेरा इतना सोशल वर्क होने के बावजूद भी मुझे रेंट पे रूम नहीं दिया जा रहा था। हाँ। ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ट्रांस वुमेन है और डाटा एनालिस्ट है। जब ओह। उनके बारे में पता चला कि वो एक ट्रांस वुमेन है, तो मकान मालिक ने उनको घर खाली करवा लिया। जी। जब उनकी कंपनी में उनको पता चला कि ये ट्रांस वुमेन है, तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। ओके। वहां पे उन्होंने उनकी काबिलियत को नहीं देखा, देखा, और जेंडर को जेंडर को देखा। देखा। तो हमने ये सोचा कि जब हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और जो दूसरे काम करते हैं, बेगिंग का काम करते हैं, नाच गाने का काम करते हैं, उनको तो और भी दिक्कत होती होगी। जी। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम क्यों ना हम एक ऐसा शेल्टर होम हमारे लिए, अपने लोगों के लिए बनाएं जहाँ पर वो रह सके, वहाँ पर किसी तरह की उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमने एक मेरा कुनबा शेल्टर होम 2024 से हम रन कर रहे हैं, जी। 2 साल होने वाले हैं। जी। अभी तक इसमें हम 28 कम्युनिटी मेंबर्स को पिछले साल हम स्टे दिया है। दिया है आपने। उनके एजुकेशन पे काम किया, स्किल डेवलपमेंट पे काम किया है, उनके सोशल एंटाइटलमेंट पर हम काम कर रहे हैं। और जल्दी से जल्द हम चाहते हैं कि एक बड़ा शेल्टर होम बना पाएं। इसके लिए हम गवर्नमेंट और हमारे जो इंदौर के कलेक्टर हैं उनसे भी जी। बात कर रहे हैं। अभी जो हमारा मेरा कुनबा शेल्टर होम है, वो 3 महीने के लिए हम उनको रखते हैं, कम्युनिटी के लोगों को। जी। तो हम चाहते हैं कि 3 महीने में तो वो बंदा जब घर से निकलता जी। है, उसकी मानसिक स्थिति इतनी ठीक नहीं होती कि वो 3 महीने में अपने आप को समझ समझ पाए। पाए। तो हम चाहेंगे कि हम उनको ज़्यादा दिनों तक रख सके अपने पास, और उनको वो सारी सुविधाएं दे सके जो वो अपने माँ बाप या समाज से लेना चाहते थे। कम्युनिटी में ऐसे कई लोग हैं जो काफी बड़े ओहदे पे बैठे हैं, अखाड़ा भी है जी। जो सीएस में है, तो इतने बड़े ओहदे पे होने के बाद इसके लिए एक्ट नहीं किया जा रहा है किसी की तरफ से कुछ? देखिए, सभी लोग अपने स्तर पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए, न्यूज़ में देखिए, हर जगह पे भारत के हर हिस्से में इसके विरुद्ध जो है प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जी। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, 2014 में जब नालसा का वर्डिक्ट आया था, जब भी बीजेपी की सरकार थी, तो हम बहुत खुश हुए थे कि सरकार अच्छी है, इन्होंने कुछ किया है हमारी कम्युनिटी के लिए, जी। हमको एक पहचान दी है थर्ड जेंडर के रूप में। फिर 2019 में जब ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया, वो जी। भी बहुत अच्छा था। अभी भी सरकार बीजेपी की है, और ये अभी 2026 में क्या जरूरत थी 2019 का जो बिल था उसमें बदलाव करने की? क्या मेरा बस यही सवाल है कि जब हमारी कम्युनिटी के लिए, जब हमारे लिए हम स्व पहचान का हमको हक दिया गया था, हमारे कानून बनाए गए थे, हमसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, हमें रिजर्वेशन मिलने शुरू हो गए थे, तो क्या वजह थी इस कानून में बदलाव करने की?
तो मेरा तो बस यही है कि जो अभी तो 2019 में जब एक्ट बना था, जी। तो 2019 से 26 अभी तो मतलब कि हमने जीना स्टार्ट किया था। अगर मेरी लाइफ देखे तो अभी तो मैं 6 साल की हुई हूँ। अभी तो मैंने चलना भी नहीं सीखा था और उसमें बदलाव कर दिया, कर दिया फिर गया। हमें अपाहिज कर दिया। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस तरह के जो अमेंडमेंट हुए हैं या जो बिल आप पारित कर रहे हैं, उसमें कम्युनिटी के लोगों की भी राय ली जाए। कोई इंडिविजुअल या सिर्फ पर्सन आके हमारे लिए योजनाएं बनाए, हमारे लिए कानून बनाए। कम से कम हमारे नेशनल काउंसलिंग में जो लोग बैठे हमारी कम्युनिटी के, उनसे सलाह मशवरा तो करना चाहिए था। मतलब ये जो बिल के लिए किया गया है, किसने किया? ये सरकार में कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति या जिन्होंने इसके लिए आवाज उठेगी इसमें संशोधन करना चाहिए? ये सामाजिक आधिकारिक मंत्रालय के हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी। उन्होंने ये बिल 13 मार्च 2026 को संसद सदन में पेश किया था, जिस पे आज दोबारा से सुनवाई हुई थी। उस सुनवाई में जो सरकार है, सरकार के जितने भी जो सदस्य थे, उन्होंने पारित करने के लिए साइन कर दिया। विपक्ष के लोग हम्म। कम थे, हम्म। इसलिए वो बिल पास हो गया। अब बिल राज्यसभा में जाने वाला है, तो हम चाहेंगे कि हम इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करें। अपील करें, अर्जी लगाए, जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही नालसा जजमेंट का वर्डिक्ट दिया दिया था। था। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट से 2 आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सभी का हनन हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि ये जो जजमेंट है इसकी जी। सुनवाई हो और सुप्रीम कोर्ट में हो। आपको लॉ का बड़ा अच्छा नॉलेज है। मतलब इतनी धारा मैं कभी याद नहीं रख पाता, मतलब पढ़ता भी हूँ तो पता नहीं कि इसमें कौन सा है। जब हम किसी स्तर पर काम करते हैं और जी। जब मैंने संविधान को समझना स्टार्ट किया, क्योंकि हमें हमारे कानून अधिकार पता होना चाहिए। पहले जी। हमको क्या पता था कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स राइट्स है। है ना, जी। मानव अधिकार है, बस जी। वही था। लेकिन जब हम किसी के लिए हम काम करते हैं, फील्ड पे काम करते हैं, तब ये चीजें हमको पढ़नी पड़ती, याद जानना पड़ता है कि किस आर्टिकल में क्या लिखा है। तो काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई पढ़ाई नहीं की पढ़ाई नहीं मैंने। की है। आज आपका लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव क्या है? आज जब आप आंख बंद करती हैं तो आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मैं अपने आप को एक सुकून भरी लाइफ में देखना चाहती हूँ, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट ना हो और जहाँ पर अपनी आइडेंटिटी के लिए मुझे अपना घर परिवार ना छोड़ना पड़े। मैं ऐसा देखना चाहती हूँ। लोग अक्सर आपके पास दुआएं लेने आते हैं, ब्लेसिंग मांगते हैं। कभी लाइफ में कोई ऐसा मिला जिसने आपके लिए कुछ किया हो या आपको ब्लेसिंग्स दी हो? हाँ, बस कई बार ऐसा हुआ है, जो ऐसा बोलते हैं कि जी। आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, जो आप चाहो आपको मिले, होता है ऐसा। होता है। हाँ, कोई कौन लोग थे ये? कुछ फ्रेंड्स होंगे या फैमिली मेंबर होंगे या अच्छे दोस्त। ओके। अब अपन एक रैपिड फायर करते हैं, आपको फटाफट इसके मुझे आंसर देने हैं। सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है? अकेलेपन में। वो ताना जो आपको तकलीफ नहीं देता। कुछ अलग है। भीख मांगना है, हक मांगना, ज्यादा मुश्किल क्या है? हक मांगना, क्यों? क्योंकि वहां पे लोग सवाल करते हैं। अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो क्या बदलाव लाएंगी? मैं जेंडर का बैरियर खत्म करना चाहूंगी। बॉलीवुड की वो फिल्म जो आपकी कम्युनिटी को सही तरीके से रिप्रेजेंट करती है? शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, चंडीगढ़ करे आशिकी और भी कोई? और सुपर डिलक्स। सुपर डिलक्स। हाँ। ब्यूटीफुल मूवी। अकेलापन या भीड़ की नफरत, ज्यादा डरावना क्या है? भीड़ की नफरत। संध्या की सबसे बड़ी ताकत? जो मैं हूँ। एक और क्वेश्चन मेरा लास्ट, क्या भगवान को मानती हैं? जी हाँ, बिल्कुल मानती हूँ। जब पहले की संध्या थी वो भगवान से मांगती थी कि मुझे ताकत दो कि मैं ऐसी ना बनूं, लोगों को प्रूव कर पाऊं। हाँ। और आज संध्या भगवान से क्या मांगती है? मेरा बचपन खोया हुआ। खोया हुआ बचपन। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।